आज हम अर्थशास्त्र कक्षा 11 पार्ट 3 डिमांड, जिसे हम हिंदी में मांग कहेंगे, उस पार्ट का जानकारी लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न निर्माण होता है कि मांग यानी कि क्या। तो जैसे कि आप सामान्य व्यवहार में आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए या मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अर्थतंत्र के मार्केट में वस्तुओं की खरीदने की इच्छा दर्शाता है। जैसे उदाहरण के लिए, हमें यदि भूख लगी तो भूख ये एक आवश्यकता है शारीरिक, और इस आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मानव खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट में जाता है। जब वो किसी दुकान पर या मार्केट में किसी भी जगह पर खाने पीने की चीज़ें जहाँ अवेलेबल होती है, वहाँ जाने के बाद सबसे पहले वो उसकी कीमत पूछेगा। यदि उसके बजट में यानी कि उसके पास रही हुई उसकी खरीद शक्ति में वो वस्तु अवेलेबल हो जाती है, तो वो उसे कीमत चुकाकर यानी कि उतना मूल्य चुकाकर वस्तु खरीद लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो वो व्यक्ति जो मार्केट में जाकर भूख, ये शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जिन चीज़ों को खरीदने की उसने इच्छा दर्शाई, वो उन चीज़ों की मांग कहलाती है। तो ये तो दोस्तों सामान्य अर्थ हुआ। किसी को समझाने के लिए ठीक है कि मांग यानी कि क्या, तो हम बोल सकते हैं कि हम कहीं पे जाके कुछ वस्तु खरीदने की जो तैयारी दिखाते हैं, उस वस्तु की हम मांग कर रहे हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में हर एक बातों का थोड़ा सा अलग अर्थ और थोड़ा सा डिटेल में अर्थ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं मांग अर्थात क्या। तो मांग अर्थात निश्चित समय में निश्चित कीमत पर ग्राहकों के द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति और तैयारी को उस वस्तु की मांग यानी कि डिमांड कहा जाएगा। अब दोस्तों, इस आधार पर अगर हम बात करें तो मांग पूर्ण करने के लिए या किसी भी वस्तु की मांग कंप्लीट तभी हो पाएगी जब मांग की परिभाषा में जो अभी मैंने आपको बताई, उसमें रहे हुए 5 तत्व कंप्लीटली नजर आएंगे। अब उसमें से पहला तत्व क्या है? तो पहला तत्व है निश्चित समय पर। समय एक निश्चित होता है, जब भी आप मार्केट में खरीदी करने के लिए जाओगे एक निश्चित समय तो रहेगा ही। दूसरा, निश्चित कीमत पर। कीमत के बिना ना हम वस्तु खरीद सकते हैं और ना ही सामने वाला व्यक्ति वस्तु बेच सकता है। और इसीलिए वर्तमान समय में जब से मुद्रा अस्तित्व में आई है, तब से ही कीमत का तंत्र प्रचलित होने के कारण प्रत्येक वस्तु की कीमत तय होती है और कीमत के आधार पर ही हम वस्तु को खरीदते हैं। तो जिस तरह से समय निश्चित होता है, उसी तरह से कीमत भी निश्चित होगी। फिर वस्तु खरीदने के लिए कम से कम किसी ना किसी व्यक्ति को ग्राहक तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वस्तु की डिमांड करने वाला जो भी व्यक्ति होगा, जिसे आवश्यकता है, वो व्यक्ति ग्राहक बनकर ही किसी दुकान पर जाएगा और वस्तु खरीदेगा। तो निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर, यह दूसरा। तीसरा है ग्राहकों के द्वारा। चौथा, वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति, मतलब उसके पास उस वस्तु के बदले चुकाने के लिए उतना रकम भी होना चाहिए। इच्छा शक्ति का मतलब यहाँ पर इच्छा भी होनी चाहिए और शक्ति का मतलब उसके पास रुपया भी होना चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अर्थशास्त्र विषय में उधार के लिए जो हम बोलते हैं ना, सर हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे तो भी हम दुकान पे जाके कोई भी वस्तु खरीद लेंगे, बाद में चुकाएंगे, लेकिन अर्थशास्त्र के नियमों में बाद में चुकाने वाला, जो उधार पर खरीदने वाला सिस्टम, वो बिल्कुल ही नियमों में लागू नहीं पड़ता। और इसलिए यहाँ पे जितना पैसा है उसी की मर्यादा में आप रहकर खरीदी कर सकते हो, वही उस वस्तु की डिमांड कहलाएगी, अन्यथा वो डिमांड नहीं कहलाएगी। तो सबसे पहला तत्व आया डेफिनेशन में निश्चित समय पर, दूसरा तत्व आया निश्चित कीमत पर, तीसरा ग्राहकों के द्वारा, चौथा वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति, मतलब उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। अब व्यक्ति की इच्छा कब होगी? जब वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण उन वस्तुओं से करना चाहे तब। जैसे यदि हमें भूख लगी तो खाने पीने की चीज़ों की हमारी आवश्यकता होगी, तो हमारी इच्छा होगी कि चलिए अब भूख लगी है तो हमें खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के लिए पेन चाहिए, बुक चाहिए, तो हमारी इच्छा होगी कि अब पेन और बुक चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पेन और बुक है तो आपकी इच्छा नहीं होती है कि आपके पास पेन या बुक फिर से खरीदना है। तो ये इच्छा। और दूसरा, शक्ति का मतलब है रुपया। अगर आपको नोटबुक खरीदना है तो नोटबुक का जितना कीमत है 40 रुपया 50 रुपया, उतनी खरीद शक्ति आपके पास होनी चाहिए। तो चौथा है इच्छा शक्ति और पांचवा तैयारी। अगर मार्केट में जाके आप नोटबुक खरीदने के लिए जा रहे हो और नोटबुक का जब रेट पूछा जाता है 40 रुपया और वो अगर आपकी आवश्यकता है, तो आपकी तैयारी भी होनी चाहिए कि 40 रुपया दो और वस्तु को खरीदो। तो तब जाकर बनता है मांग।
तो मांग की सरल परिभाषा है दोस्तों, निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर ग्राहकों के द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति या तैयारी को मांग कहा जाएगा। अब हमेशा याद रखिएगा, यदि इन 5 तत्वों में से पहला तत्व क्या है, निश्चित समय पर, दूसरा तत्व क्या है, निश्चित कीमत पर, तीसरा ग्राहक, चौथा इच्छा शक्ति और पांचवा तैयारी, यदि इन 5 में से एक भी अब्सेंट दिखा तो वो उस वस्तु की मांग नहीं कहलाती। एक अब्सेंट दिख रहा है इसका मतलब समय, वो तो कभी अब्सेंट होगा ही नहीं, कीमत वो भी कभी अब्सेंट नहीं हो सकती, ग्राहक वो भी अब्सेंट नहीं होगा। फिर प्रश्न आते हैं ये 2 में, एक इच्छा शक्ति और तैयारी। कभी कभार इच्छा शक्ति होती है लेकिन तैयारी नहीं होती। मम्मी के साथ आप मार्केट में गए होंगे तो याद कीजिए, मम्मी कई सारी सब्जियों के दाम पूछती जाती है लेकिन इच्छा शक्ति भी है, खरीदना भी है, मम्मी को आवश्यकता भी है और रुपया भी है, लेकिन तैयारी नहीं है, इसलिए दुकान वालों के पास जाकर वो रेट पूछकर आगे निकल जाती है। और अगर तैयारी नहीं होती, बाकी सब होते हैं, तो भी वस्तु की मांग नहीं कहलाएगी। यदि इच्छा शक्ति नहीं होती, तैयारी है, फिर भी वो वस्तु की मांग नहीं कहलाती। तो वस्तु की मांग परिपूर्ण कंप्लीट करने के लिए हमें इन 5 तत्वों के आधार पर ही वस्तु की डिमांड करनी पड़ती है। निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर ग्राहकों के द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति और तैयारी को उस वस्तु की मांग कहा जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि जैसे 6 जून हमारी स्कूल जब खुली, एग्जाम्पल के लिए, तो 6 जून को 15 रुपये के हिसाब से एक नोटबुक, इस आधार पर 10 नोटबुक खरीदने की हमने इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शाई, इसीलिए 15 नोटबुक खरीदने की हमने मांग की है। अब ये उदाहरण परिपूर्ण बनता है क्योंकि इसमें कीमत भी आ गई, 15 रुपये के हिसाब से एक कितने 15 नोटबुक खरीदना चाहते हैं। समय भी निश्चित हो गया, 6 जून को या 10 जून को, जो भी तारीख आप फिक्स करो उस दिन। ग्राहक आप स्वयं बन गए, इच्छा शक्ति भी है आपके पास और तैयारी भी है, तो नोटबुक की वो डिमांड कहलाती है। चलिए दोस्तों, अगले वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला वाला हमारा टॉपिक है वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले परिबल। वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले परिबल होते हैं 2। मांग को प्रभावित करना, इसका सबसे पहले अर्थ ही आप समझ लीजिए। मांग को प्रभावित करने का अर्थ होता है कि मांग या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। जैसे मम्मी एक दिन मार्केट में गई और उसने आधा केजी टोमेटो खरीदा, लेकिन वो अगले दिन जाकर 250 ग्राम टोमेटो खरीद रही है या फिर 1 केजी टोमेटो खरीद रही है, तो मांग क्या हुई, बढ़ गई या तो घट गई। क्योंकि 500 ग्राम पहले खरीदा जाता था, अब 250 ग्राम खरीदा जा रहा है या फिर 1 केजी खरीदा जा रहा है, इसका मतलब मांग प्रभावित हुई। तो ये क्यों होती है, मांग क्यों प्रभावित हुई, तो इसके लिए जिम्मेदार कारण है 2। सबसे पहला कारण जो है वो है वस्तु की कीमत और दूसरा कारण जो है वो है अन्य परिबल। अब सबसे पहला देखते हैं वस्तु की कीमत। दोस्तों, वस्तु की कीमत वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक सीधा परिबल है। यदि कीमत में उतार चढ़ाव हुआ, यानी कि या तो कीमत घटी या तो कीमत बढ़ी, तो अपने आप वस्तु की मांग भी घटेगी या तो बढ़ेगी। अब रिलेशन क्या है वो भी देखिए। यदि अर्थतंत्र में वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ेगी तो वस्तु लोगों को लगती है महंगी, तो उसकी डिमांड कर देते हैं हम कम। जैसे बारिश के टाइम पे प्याज की कीमत 100 रुपये किलो होती है, तो तब कोई भी व्यक्ति 1 केजी प्याज खरीद के नहीं लेके जाता। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा रुपया है, वो लेके जाते होंगे। लेकिन सामान्य रूप से मम्मी जब 100 रुपया लेकर मार्केट में खरीदी करने के लिए जाती है, 2 दिन की सब्जी खरीदने के लिए, तो वो 1 केजी प्याज 100 रुपये में नहीं खरीदेगी। तब डिमांड उसकी 200 ग्राम, 500 ग्राम या 250 ग्राम की होती है। लेकिन वही जब मार्केट में 20 रुपये केजी पोटैटो या फिर ऑनियन, प्याज होता है, तब वो 1 केजी खरीद के लाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कीमत जब रहती है ज़्यादा तो ग्राहकों को वस्तु लगने लगती है महंगी और इसीलिए ग्राहक वस्तु की मांग घटा देता है। जबकि कीमत हो जाती है कम तो ग्राहकों को वस्तु लगने लगती है सस्ती, तब वो वस्तु की डिमांड करता है ज़्यादा, डिमांड यानी कि मांग। और इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस कीमत के साथ मांग का व्यस्त रिलेशन है, उल्टा संबंध। कीमत के साथ मांग का कैसा संबंध है, व्यस्त संबंध। ये मल्टीप्लिकेशन जो दिखाई दे रहा होगा वो व्यस्त संबंध को दर्शाता है। अब व्यस्त संबंध यानी कि क्या, तो एक परिबल बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या तो पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब यहाँ पे कीमत बढ़ रही थी तो मांग घट रही थी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी।
हर एक व्यक्ति जो भी मार्केट में खरीदी करने के लिए जाते हैं या वस्तु की डिमांड करते हैं वो यही व्यवहार करते हैं। हाँ, अपवाद स्वरूप कभी कभार ऐसा होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने के बावजूद भी उसकी डिमांड हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मेडिसिन, दवाइयाँ, डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है उसकी कीमत। अब यदि जीवन मृत्यु का प्रश्न हो तो व्यक्ति उससे ज़्यादा कीमत भी लेगा सामने वाला, तो भी उसे वो देना ही पड़ेगा। जैसे कोविड वायरस आया था तो ये आने के कारण लोगों में ऐसी जागृति आई कि अब हाथों को सैनिटाइज करना है, तो सैनिटाइजर जो है उनकी कीमत उतनी नहीं है जितनी उस समय, जिस समय कोविड आया था पिछले साल, उस समय जितनी थी, लेकिन लोगों ने फिर भी ऊंची कीमत देकर खरीदा। क्यों? क्योंकि तब जीवन मृत्यु का प्रश्न था। लेकिन ऐसी कुछ घटनाओं को छोड़कर दोस्तों बाकी के व्यवहार में आप देखोगे तो कीमत बढ़ेगी तो मांग घटती है, और कीमत घट गई तो मांग बढ़ती है। यही व्यक्ति का सामान्य व्यवहार भी है और इसे ही मांग का सिद्धांत भी कहा जाएगा। तो मांग क्यों प्रभावित हो रही है? वस्तु की कीमत के कारण। कीमत बढ़ी तो वस्तु महंगी होगी तो डिमांड घटा देंगे, और कीमत घटी तो वस्तु सस्ती वस्तु होने के साथ साथ हम उस वस्तु की डिमांड बढ़ा देते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड वाले परिबल पर। कीमत तो प्रभावित कर ही रही है मांग को, लेकिन कीमत के अलावा अन्य परिबल भी है जो वस्तु की मांग को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। और ये कौन से परिबल हैं? तो इसमें 5 पॉइंट बताए गए। सबसे पहला, ग्राहकों की रुचि और पसंदगी। माना कि कोई ग्राहक की किसी निश्चित वस्तु में ही रुचि हो और पसंदगी हो तो उस वस्तु की कीमत चाहे कितनी भी बढ़ा दे फिर भी वो उसकी डिमांड घटाएगा नहीं, उल्टा डिमांड बढ़ाएगा। जैसे ड्रंकर लोग जो दारू पीने का काम करते हैं, सिगरेट स्मोकर लोग सिगरेट पीने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए चाहे कीमत कितनी भी सिगरेट की बढ़ाओगे लेकिन फिर भी वो उसकी डिमांड नहीं घटाते बल्कि डिमांड बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि सिगरेट उनकी पसंदगी है, वो उनकी रुचि है। माना कि किसी स्टूडेंट को टी शर्ट पहनना बहुत अच्छा लगता है, वो टी शर्ट में उनकी रुचि है, तो टी शर्ट की कीमत कितनी भी बढ़ेगी, अगर 200 रुपये का टी शर्ट 250 का भी हुआ, 300 का भी होगा, तो भी वो उसकी डिमांड करेगा। फिर डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डिमांड बढ़ती ही जाएगी। अन्य परिबल में रुचि और पसंदगी अगर एक्टिव हो जाता है तो कुछ लोगों को कोई निश्चित वस्तु पसंद होती है, कुछ लोगों को निश्चित प्रकार की सेवाएं पसंद होती है, फिर उनकी कीमत चाहे कितनी भी बढ़े फिर भी उसकी डिमांड घटती नहीं है बल्कि डिमांड बढ़ती जाती है, यानी कि डिमांड प्रभावित होकर बढ़ती है। वही अगर किसी व्यक्ति को किसी में रुचि नहीं है, जैसे कोई स्मोकर नहीं है, बिल्कुल सिगरेट का सेवन नहीं करता, उसके सामने 15 रुपये या 20 रुपये जो भी मार्केट में सिगरेट का रेट होगा वो यदि 5 रुपये में भी अवेलेबल करे तो भी वो उसको नहीं खरीदेगा, उसकी डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बिल्कुल ही उस वस्तु में रुचि या पसंदगी नहीं है। दूसरा पॉइंट है ग्राहकों की आय। आय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिबल है मांग को प्रभावित करने वाला। आय के साथ मांग का सीधा रिलेशन दिखाई देता है। यदि ग्राहकों के पास आय का प्रमाण बढ़ा तो बढ़ी हुई आय में से ग्राहक अलग अलग वस्तुओं की डिमांड करना शुरू करता है। आप किसी भी फैमिली को ले लो, जब आपकी फैमिली पहली बार सूरत में आई होगी तो रुपया पैसा बहुत कम होगा, तो बहुत कम चीज़ों की डिमांड की होगी। लेकिन जैसे जैसे आपके पापा की या फैमिली की इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे अलग अलग चीज़ों की डिमांड हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति की आय बढ़ने से व्यक्ति की खरीद शक्ति बढ़ती है, और वस्तु खरीदने की खरीद शक्ति यदि बढ़ी तो व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं की डिमांड करेगा, और अलग अलग वस्तुओं की डिमांड जितनी अधिक करेगा उतना ही मांग प्रभावित होगी। वही यदि आय का प्रमाण घट गया, कोविड वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण लोगों की आय घट गई, तो लोगों ने जो प्लान किया होगा कि 5वें महीने में 2020 के 5वें महीने में हम घर में कार खरीदने वाले हैं, वो भी नहीं खरीदी गई क्योंकि इनकम ही बंद हो गई। मतलब आय का प्रमाण नीचा तो वस्तु की मांग का प्रमाण भी नीचा, और यदि आय का प्रमाण ऊंचा तो वस्तु की मांग का प्रमाण भी ऊंचा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आय के साथ वस्तु की मांग का सीधा रिलेशन है। यह अन्य परिबल में मुद्दा नंबर 2। तीसरा मुद्दा है संबंधित वस्तु की कीमत। किसी भी x वस्तु का y वस्तु के साथ या x वस्तु का x1 वस्तु के साथ जो संबंध स्थापित होता है उसे या तो स्थानापन्न संबंध कहा जाएगा या तो पूरक संबंध कहा जाएगा। अब प्रश्न यहां पर यह आता है कि वस्तु का वस्तु के साथ स्थानापन्न संबंध यानी कि क्या? तो स्थानापन्न संबंध अर्थात ऐसा संबंध कि किसी एक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति एक के अलावा और चीजों की सहायता लेकर वो आवश्यकता पूर्ण कर रहा है।
ऐसी चीज़ों को हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे सुबह गुड मॉर्निंग होने के बाद हम जो फ्रेश होने के लिए चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, चाय या कॉफ़ी एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तु है जिसे हम स्थानापन्न वस्तु कहेंगे। या तो चाय या तो कॉफ़ी। खाने में भी सेम वैसा ही है, या तो चावल खाइए या तो रोटी खाइए, दोनों भूख एक आवश्यकता है शरीर की भूख, और इस भूख को पूर्ण करने के लिए हम चावल खाएंगे तो भी भूख संतुष्ट होती है और रोटी खाएंगे तो भी भूख संतुष्ट होगी। तो रोटी या तो चावल या शब्द का उल्लेख हुआ, जैसे घर में एसी लगाइए या कूलर लगाए, दोनों का काम एक ही है, गर्मी को थोड़ा ठंडा करना। तो एसी और कूलर ये दोनों एक दूसरे की कैसी वस्तु हुई? प्रतिस्थापन वस्तु हुई, यानी कि आवश्यकता तो एक ही है, टेम्परेचर को डाउन करना, लेकिन उसको या तो कूलर से या तो एसी से हम आवश्यकता पूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वस्तुएं होती है वो होती है स्थानापन्न वस्तु। और दूसरा संबंध होता है पूरक वस्तु का। एक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जब एक से अधिक वस्तुओं की सहायता ली जाए, पहले वाले में क्या था स्थानापन्न में, या तो पहली या तो दूसरी, आवश्यकता एक ही है लेकिन वो या तो पहले से या तो दूसरी वस्तु से पूर्ण हो रही है, तो वो स्थानापन्न। अब जब एक ही आवश्यकता है लेकिन एक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जब कंपलसरी दो वस्तुओं की जरूरत पड़े या दो से अधिक, तो वो जो दो वस्तु में रिलेशन दिखेगा वो पूरक होगा। जैसे चश्मे की फ्रेम और चश्मे की लेंस, लेंस के बिना चश्मे की फ्रेम काम की नहीं और चश्मे की फ्रेम के बिना लेंस काम का नहीं। पेन और उसके अंदर रहा हुआ रिफिल, रिफिल के बिना पेन काम का नहीं है और पेन के बिना रिफिल भी मतलब काम का तो है लेकिन उतना काम का नहीं है। उसी तरह से हम ले सकते हैं गाड़ी और पेट्रोल, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी और गाड़ी का ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो पेट्रोल भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये कौन सी वस्तुएं हुई? पूरक वस्तुएं। अब उदाहरण के रूप में देखिए, माना कि हम पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं स्थानापन्न वस्तु का। स्थानापन्न वस्तु में मैं ले रहा हूँ चाय और कॉफ़ी। चाय को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ और कॉफ़ी को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। चाय कॉफ़ी, चाय की कीमत रखी गई है 5 और कॉफ़ी की कीमत भी रखी गई है 5, तो चाय 10 लोग पीते हैं और कॉफ़ी भी 10 लोग पीते हैं। समान मांग हो रही है, चाय की भी 10 और कॉफ़ी की भी 10। लेकिन अब चाय बेचने वाले भाई ने वस्तु की कीमत को घटाकर 4 कर दिया, तो वस्तु सस्ती हुई, चाय सस्ती लगने लगेगी, तो चाय की डिमांड 10 से बढ़कर हो जाएगी 15। डिमांड 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 15। तो 20 लोगों में से 15 लोग, जो पहले 10-10 लोग चाय कॉफ़ी पीते थे, अब 20 लोगों में से 15 लोगों ने चाय पसंद किया, तो कॉफ़ी की कीमत तो 5 ही रही लेकिन उसकी डिमांड 10 से घटकर कितनी हो जाएगी? 5। अब कॉफ़ी बेचने वालों ने तो कुछ नहीं किया, कीमत तो वैसी की वैसी ही रखी, लेकिन उसकी मांग पर असर किसने किया है? चाय की कीमत ने किया। मार्केट में आपने देखा होगा दोस्तों, ऐसी जो प्रतिस्थापन वस्तुएं रहती हैं, अगर किसी भी एक वस्तु ने वस्तु की कीमत घटा दी तो कस्टमर दूर दूर से उसके पास आते हैं, उसकी डिमांड तो बढ़ जाती है लेकिन दूसरे की डिमांड घट जाती है। तो ये जो संबंध दिखाई देता है वो कौन सा संबंध है? स्थानापन्न संबंध। और सेम वैसा ही पूरक वस्तु में भी होता है। जैसे गाड़ी और पेट्रोल का उदाहरण ले, गाड़ी की कीमत बढ़ा दीजिए तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी क्योंकि गाड़ी खरीदना लोग कम कर देंगे, और गाड़ी खरीदना लोग कम करते हैं तो पेट्रोल की डिमांड घट गई, पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही पेट्रोल के दाम बढ़ा देते, अभी 95 रुपये लीटर है, वो 195 रुपये लीटर करो, तो जितने लोग गाड़ी खरीदने का प्लान अभी कर रहे हैं वो सब बोलेंगे पेट्रोल इतना महंगा है, हम ऑटो से चले जाएंगे। क्यों खरीदेंगे भाई गाड़ी? जब पेट्रोल ही इतना महंगा है तो गाड़ी खरीदने का मतलब क्या? तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण गाड़ी की मांग पर उसका असर पड़ता है। तो ये एक वस्तु की कीमत का असर जो दूसरी वस्तु पर पड़ रहा है उसे ही पॉइंट नंबर 3, संबंधित वस्तु की कीमत का मांग पर असर पड़ रहा है, ये कहा जाता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इसके आगे। अन्य परिबल में मुद्दा नंबर 4, भविष्य की कीमत संबंधित अटकलें। अटकलें का मतलब है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। यदि आपको ऐसा पता चला कि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली हो और वो जीवन जरूरी वस्तु है, तो वर्तमान में आप क्या करोगे? वर्तमान में हम उसे अधिक से अधिक पैमाने पर खरीद कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अंदाजा लग गया है कि आने वाले समय में उसका भाव बढ़ेगा। जैसे अगस्त महीने से हिंदू धर्म के अनुसार त्योहारों का समय शुरू हो जाता है, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और भी कई सारे त्यौहार आते हैं। सबको पता है मार्केट में कि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है अपने देश में, इसलिए हिंदुओं का त्यौहार है, इसका मतलब खाने पीने की चीज़ें कई सारी बनाएंगे। ऑयल एक ऐसा मतलब बोल सकते हैं
द्रव्य है कि जो सभी चीज़ों बनाने में उपयोग होता है। तो जो ऑयल का निर्माण करने वाले लोग हैं उन्हें भी ये पता चलेगा कि अगस्त, पता तो चल ही गया होगा कि अगस्त महीने से त्यौहार चालू होंगे तो ऑयल की डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी, अगर ऐसा उन्हें पता चला तो वो वस्तु की कीमत उस समय यानी कि अगस्त महीने में क्या करेंगे, जब खरीदने वाले लोग ज़्यादा खरीदने के लिए आएंगे तो वो लाभ कमाने के आशय से वस्तु की कीमत बढ़ाएंगे। लेकिन अगर कोई समझदार ग्राहक है खरीदने वाला तो वो क्या सोचेगा कि अगस्त महीने में तेल की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो तब तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी, तो भलाई किस में है, आज ही खरीद कर रख दीजिए क्योंकि आज 100-200 रुपये सस्ते में तो मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ उस व्यक्ति ने भविष्य का अंदाजा लगा लिया कि ऑयल की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है, इसीलिए वो वर्तमान में उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा करेगा और भविष्य में डिमांड घटा देगा क्योंकि उसे पता है भविष्य में वस्तु के दाम बढ़ने वाले हैं। ये कंफर्म पता नहीं होता, एक अंदाजा लगता है। सबको पता है कि दसरा या दिवाली के टाइम पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर की कीमत ज़्यादा रहेगी, क्यों, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा खरीदने के लिए आते हैं। तो भलाई इसी में है कि जब कस्टमर मार्केट में नहीं जाते खरीदने के लिए, उस समय जैसे बारिश के समय में गाड़ी खरीदने के लिए जाइए, शोरूम वाले खाली पड़े हुए रहते हैं, एक कस्टमर भी गया तो उसके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देंगे। तो ये हम कर सकते हैं अगर अंदाज़ा हमें लगा तो। और दूसरा, इसका विपरीत स्थिति भी आ सकती है, अगर भविष्य में वस्तु की कीमत घटने वाली है, अगर ऐसा पता चला तो हम क्या करेंगे, तो हम वर्तमान में उस वस्तु की डिमांड नहीं करेंगे बल्कि भविष्य में उस वस्तु की डिमांड की जाएगी क्योंकि हमें अंदाज़ा लगा है भविष्य में उस वस्तु के दाम घटने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मम्मी हर दिन अगर मार्केट में 5 बजे सब्जी खरीदने के लिए जाती है, मम्मी को जिस दिन ये अंदाज़ा लग जाएगा कि शाम के 6 बजे के बाद सब्जियाँ थोड़ी सस्ती होती है, अंदाज़ा लग गया कि 1 घंटे के बाद वस्तु के दाम घटने वाले हैं, थोड़ी सस्ती सब्जी हो जाएगी, तो मम्मी को क्या करना चाहिए, 5 बजे सब्जी खरीदने के लिए जाने के बजाय 6 बजे खरीदने के लिए जाना चाहिए। तो 2 पैसे की बचत भी होगी और अर्थतंत्र के सिद्धांतों का पूरी तरह से अनुसरण भी होगा। तो यही है दोस्तों भविष्य की कीमत संबंधित अटकलें। यदि आपको अंदाजा लग जाता है भविष्य का कि आने वाले समय में वस्तु की कीमत बढ़ने वाली हो तो आज वस्तु की डिमांड कर लो, आज खरीदो, भविष्य में कम खरीदना। और अगर ऐसा पता चला कि भविष्य में कीमत घटने वाली है तो आज नहीं खरीदना है, वर्तमान में नहीं खरीदना है, भविष्य में खरीदना है। ये मुद्दा नंबर 4, भविष्य की कीमत संबंधित अटकलें। तो अंदाजा लग जाता है कि भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है या घटने वाली है, तो उसके आधार पर व्यक्ति वस्तु की डिमांड वर्तमान में घटाता है या तो बढ़ाता है। मुद्दा नंबर 5, जनसंख्या और जनसंख्या का आयु समूह। जनसंख्या के साथ मांग का सीधा संबंध है। देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वस्तु की डिमांड भी ज़्यादा होगी। एक छोटा सा उदाहरण हम फैमिली से लेते हैं। माना कि किसी घर में 5 व्यक्ति है तो पहनने के लिए 5 कपड़े चाहिए, तो डिमांड कितनी हुई, 5 कपड़ों की हुई। लेकिन अगर परिवार में एक छठा मेंबर आ गया तो परिवार में कपड़ों की डिमांड 5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो डिमांड को किसने बढ़ाया, उस घर में आए हुए एक नए व्यक्ति ने बढ़ाया। वो व्यक्ति यानी कि देश की क्या है, जनसंख्या है। तो इस तरह से दोस्तों जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी डिमांड भी उतनी बढ़ती है, मांग भी उतनी बढ़ती है, और जनसंख्या जितनी घटेगी डिमांड भी उतनी घटती है। जनसंख्या के आयु समूह में भी अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं। जैसे 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की डिमांड अलग होती है, इन्हें खेलने कूदने वाले साधनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये दूसरी चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे। जो 15 साल से लेकर 35 या 40 वर्ष के लोग होते हैं उनकी डिमांड अलग वस्तुओं में होती है, वो अलग चीज़ों की डिमांड करते हैं। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं यानी कि 60 प्लस लोग रहते हैं उनकी डिमांड और अलग हो जाती है, वो धार्मिक किताबों की डिमांड करते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति अपनी अपनी पसंदगी के आधार पर, एक आयु समूह के आधार पर व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली मांग में परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों ये रहा आपका मांग को प्रभावित करने वाले परिबल 2, जिसमें पहला कीमत और दूसरा अन्य परिबल। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि कीमत के साथ मांग का व्यस्त संबंध यानी कि उल्टा संबंध है, जबकि कीमत के साथ अन्य परिबलों का सीधा संबंध दिखाई देता है। चलिए इसके बाद वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं और वो टॉपिक है हमारा मांग फलन। फलन यानी कि फंक्शन, डिमांड फंक्शन। सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं, ये है क्या। ये बिल्कुल इजी है दोस्तों, समीकरण के द्वारा हमें इसे समझना है। बट यदि आप यही समझ गए कि मांग को प्रभावित 2 तत्व करते हैं, 2 परिबल करते हैं, पहला तत्व कीमत और दूसरा अन्य परिबल, तो मांग, कीमत और अन्य परिबलों के मध्य का कार्यकारण संबंध प्रस्तुत करने वाले फलन को मांग फलन कहा जाता है।
यानी कि कीमत का मांग के साथ, मांग का कीमत के साथ, मांग का अन्य परिबलों के साथ, अन्य परिबलों का कीमत और मांग के साथ जो संबंध दिखाई देता है, वो संबंध जिस फलन के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा उसे मांग फलन के नाम से जाना जाता है। अब इसका समीकरण दिया गया है मांग फलन यानी कि dx का मतलब है x वस्तु की मांग के बराबर फलन का, ये फलन सूचक चिन्ह है फंक्शन ब्रैकेट में px का मतलब होता है x वस्तु की प्राइस, मतलब x वस्तु की कीमत, py का मतलब होता है y वस्तु की कीमत। अब y वस्तु मतलब दूसरी वस्तु आई, तो दूसरी वस्तु मतलब संबंधित वस्तु की कीमत। इसके साथ साथ pe का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, मतलब भविष्य में कीमत संबंधित अटकलें। उसके बाद है t का मतलब है टेस्ट, रुचि और पसंदगी। y का मतलब होता है इनकम यानी कि ग्राहकों की आय, और u का मतलब है अन्य परिबल, यह अन्य परिबलों में आता है जनसंख्या। यानी कि कहने का अर्थ यही है दोस्तों, समीकरण भले हमें यह बताता है कि dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, py, pe, t, y और u, लेकिन ये सभी यही बताते हैं dx का मतलब है वस्तु की मांग, उसके बाद px का मतलब है वस्तु की कीमत, py का मतलब है संबंधित वस्तु की कीमत, pe का मतलब है भविष्य की कीमत संबंधित अटकलें, t का मतलब है रुचि और पसंदगी, y का मतलब है जनसंख्या और u का मतलब अन्य परिबल यानी कि जनसंख्या, और t का मतलब रुचि और पसंदगी और y का मतलब है ग्राहकों की आय। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए। सबसे पहला टॉपिक मांग का इंट्रोडक्शन करते हुए मांग को प्रभावित करने वाले परिबल, और दूसरा डिमांड फंक्शन यानी कि मांग फलन।